हेलो एवरीवन, आई एम रिचा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम। आज का जो सेशन है वो ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी के अंदर है ह्यूमिडिटी के ऊपर, जिसे हिंदी में हम आर्द्रता कहते हैं। तो क्या होती है ह्यूमिडिटी, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गवर्न इट, इसको मेजर कैसे किया जाता है और किन किन मेजर्स में इसको देखा जाता है, ये सारी बातें आज करेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन कुछ एक पॉइंट पे जाकर के अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस या इंटरव्यू क्वेश्चंस भी अच्छे से हैंडल कर पाओगे। बिकॉज बस एक आधा कॉन्सेप्ट ही होता है हर एक टॉपिक में जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, जैसे समझने की जरूरत होती है। सो वील अंडरस्टैंड ह्यूमिडिटी in good detail so that you are able to answer each and every question. So चलिए, let us start with today's class. हाँ जी, तो क्या होती है ह्यूमिडिटी, बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हमने जब एटमॉस्फेयर चैप्टर पढ़ा था, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हमारे साथ नो प्रॉब्लम, एटमॉस्फेयर के अंदर हमने देखा था उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वेपर होता है। ये जो वाटर वेपर है यानी कि गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर है ना, गैस फॉर्म ऑफ वाटर, ये वाटर वेपर कितना मौजूद है एटमॉस्फेयर में, दिस इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या मेजर करती है कि हवा कितनी नम है, और कैसे मेजर करती है, वाटर वेपर के कंटेंट को मेजर करती है कि एक सेट हवा के अंदर, अब वो किस तरीके से मेजर किया जाता है, क्या क्या मेजर्स हैं उसके, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आम भाषा में समझ लीजिए कि हवा के अंदर कितने वाटर वेपर मौजूद हैं, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा होगी तो उसको वेरी ह्यूमिड या पर ह्यूमिड एयर भी कहा जाता है कुछ एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अगर ह्यूमिडिटी की मात्रा एक सेट पैरामीटर से कम होगी तो हवा ड्राई कहलाती है, या फिर वहां का जो क्लाइमेट टाइप है वो सेमी एरिड टाइप कहलाता है। जैसे कि आप डेजर्ट की बात करो तो वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं होती, तो डेजर्ट सेमी एरिड या एरिड क्लाइमेट टाइप में आते हैं। अगर आप बॉम्बे कभी जाओ या गोवा साइड जाओ जो कि कोस्टल एरियाज के पास में, या साउथ में जाइए कोस्टल एरियाज में, तो वहां की हवा में डैम्पनेस बहुत ज्यादा होती है ना, तो मतलब वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है। सो हम बिल्कुल एक सिंपल सा स्टेटमेंट अगर हम समझें, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। और ये क्या बताती है हमें, ये जब हम मेजर करते हैं कि कितना वाटर वेपर है, ये हमें बताती है कि हवा कितनी डैम्प है, यानी कितनी नमी है हवा के अंदर, है ना, या फिर हवा ड्राई है या डैम्प है। तो हवा कितनी डैम्प है, जितना वाटर वेपर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हवा डैम्प होगी। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ टिपिकल है भी नहीं। अब देखिए, वाटर वेपर पूरे एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, 4% वॉल्यूम ऑन एन एवरेज ये लेता है, लेकिन लोकल एनवायरनमेंट और वेदर को गवर्न करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और इसी वजह से मीटरोलॉजिस्ट जितने भी होते हैं जो कि क्लाइमेट एंड वेदर को स्टडी करते हैं और फोरकास्टिंग भी करते हैं, वो ह्यूमिडिटी को एज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरह स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक लाइन यहां आप पढ़ रहे हो कि ह्यूमिडिटी वेरीज स्पेशली एंड टेम्परली। इसका मतलब क्या होता है समझेंगे आगे डिटेल में, अभी क्योंकि इंट्रोडक्टरी स्लाइड है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। स्पेशली का मतलब होता है स्पेस से, यानी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी कि जब हम लैटिट्यूडनली जाते हैं इक्वेटर से पोल्स की टुवर्ड्स, तो जो ह्यूमिडिटी है वो वेरी करती है। कैसे वेरी करती है आगे देखेंगे। जब हम सी लेवल से ऊपर की तरफ ऑल्टीट्यूडनली ऊपर जाते हैं, वर्टिकली अप जाते हैं, तो भी ह्यूमिडिटी वेरी करती है। तो ये तो हो गया स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ्लोर या स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस यानी अंतरिक्ष नहीं, ज्योग्राफिकल स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ह्यूमिडिटी का, एक जैसा नहीं है, अलग अलग। इक्वेटर पे अलग ह्यूमिडिटी होगी, जो ट्रॉपिक्स हैं वहां पे ह्यूमिडिटी बिल्कुल कम हो जाती है, पोल्स की टुवर्ड्स ह्यूमिडिटी अलग होगी। सिमिलरली जो सी लेवल है वहां पे ह्यूमिडिटी अलग होगी, हायर अप पे अलग होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आता है टेम्पोरली। टेम्पोरली डील्स विथ टाइम फैक्टर। टाइम यानी कि पूरे साल में एक जैसा ह्यूमिडिटी नहीं रहती है किसी भी जगह पे। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो साल भर सेम ह्यूमिडिटी नहीं रहती है। मॉनसून आएंगे ह्यूमिडिटी चेंज हो जाएगी, समर्स आएंगे चेंज हो जाएगी, विंटर्स आएंगे चेंज हो जाएगी। पूरे दिन में भी किसी भी जगह की लोकल एरिया की ह्यूमिडिटी सेम नहीं रहती है। अर्ली इन द मॉर्निंग ह्यूमिडिटी वेरी करती है, लेट आफ्टरनून में ह्यूमिडिटी वेरी करती है, क्योंकि टेम्परेचर पे। अच्छा, अब जब मैं बार बार ह्यूमिडिटी बोल रही हूँ ना, एक चीज समझो, या जब आप वेदर फोरकास्ट में ह्यूमिडिटी पढ़ते हो ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कौन सी ह्यूमिडिटी के बारे में बात की जाती है? जब भी आप वेदर फोरकास्ट में ह्यूमिडिटी सुनो
या आम भाषा में ह्यूमिडिटी सुनो, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी आप पढ़ोगे कि ह्यूमिडिटी के अलग अलग मेजर्स होते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, देन योर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो जब भी आप फोरकास्ट में देखते हो, न्यूज़पेपर में ह्यूमिडिटी दिखती है आपको, तो वो सब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है? टेम्परेचर पे। सो ये वेरी करती है ना। तो जैसे ही टेम्परेचर वेरी होगा, ह्यूमिडिटी वेरी हो जाएगी। चलिए, 2 वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिर एक लाइन आप यहां देख रहे हैं, द सेम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिजल्ट्स इन हायर ह्यूमिडिटी इन कूल एयर देन वार्म एयर। अगर एक कूल एयर पार्सल है, एक वार्म एयर पार्सल है, कूल एयर पार्सल में भी उतने ही वाटर वेपर हैं, वार्म एयर पार्सल में भी उतने ही वाटर वेपर हैं, तो भी ह्यूमिडिटी इस कूल एयर पार्सल की ज्यादा होगी। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ऐसा पॉसिबल। अब हम आते हैं सोर्सेज ऑफ ह्यूमिडिटी। अब ये वाटर वेपर आता कहाँ से एटमॉस्फेयर में? बहुत सिंपल सी बात है ना। एक तो आता है इवेपोरेशन से, जितनी भी वाटर बॉडीज हैं वो इवेपोरेट करती हैं गर्मी के अंदर, तो ये रहा भाई वाटर वेपर, लिक्विड वाटर से आ गया, ठीक है। दूसरा होता है इवेपो ट्रांसपिरेशन। इवेपो ट्रांसपिरेशन, जो वनस्पतियां हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, राइट, वेजिटेशन जो है, और जो सॉइल है, सॉइल में भी वाटर कंटेंट होता है। डैम्प सॉइल अगर होगी तो गर्मी के टाइम में वो भी अपना वाटर वेपर फॉर्म में लूज करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनके भी पोर्स होते हैं, वहां से वाटर वेपर फॉर्म में लूज होता है, दे ट्रांसपायर। सो इस इवेपो ट्रांसपिरेशन से भी वाटर वेपर ऐड हो जाता है एटमॉस्फेयर में। नाउ कमिंग ओवर टू अनदर पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमिडिटी। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, यहां जब हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, अभी ये जब मैं जनरल ह्यूमिडिटी बोलती हूं, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि हवा कितनी नम है। अभी मैं रिलेटिव और स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट इन सब की बातें नहीं कर रही हूँ। ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर वेपर कितना ज्यादा है, अभी सिर्फ इतना समझेंगे, ठीक है। तो व्हेन आई से फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमिडिटी, या ज्योग्राफी में जब हम नॉर्मली ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ये बात करें कि वाटर वेपर कितना है, ठीक है। रिलेटिव, स्पेसिफिक, एब्सोल्यूट पे नहीं जा रहे हैं, अभी आपको पता भी नहीं है, मैंने पढ़ाया भी नहीं है। सो ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर कंटेंट, कंटेंट कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है, अगर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमिडिटी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए, लैंड के ऊपर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगी या वाटर बॉडी के ऊपर? वाटर बॉडी के ऊपर, बिकॉज वाटर बॉडी जब गर्म होती है तो वाटर है वो वेपर फॉर्म में उड़ेगा, लैंड के ऊपर इतना वाटर ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो लैंड को आप स्टडी कर रहे हो, वाटर एरिया को स्टडी कर रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा ह्यूमिडिटी कहाँ ज्यादा कम होगी। वेजिटेशन कवर, जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, या फिर एक ऐसा एरिया जो कि बहुत पेड़ से और ग्रास कवर से या वेजिटेशन कवर से घिरा हुआ है, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। या जहां बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं है वहां ज्यादा होगी। जहां वेजिटेशन है वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे इवेपोट्रांसपिरेशन होगा। और जहां पे बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं है वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं होगी। हम बात करें अगर दोनों लैंड पे हैं, पेड़ पौधे, लैंड वाले पेड़ पौधों की बात हो रही है ना, तो वेजिटेशन कवर जहां ज्यादा होगा वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वेजिटेशन कवर कम, ह्यूमिडिटी कम। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अर्थ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कई बार पढ़ चुके हैं। जहां पे सीधी वर्टिकल रेज ऑफ द सन पड़ती हैं वहां पे वाटर बॉडीज जो हैं वो ज्यादा हीट अप होंगी, वहां इवेपोरेशन ज्यादा होगा और वहां पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जो सन रेज हैं ये तिरछी होती जाएंगी, वहां पे इवेपोरेशन भी कम होगा और ह्यूमिडिटी भी कम होती जाएगी। अभी मैं जनरल ह्यूमिडिटी यानी कि जनरल वाटर वेपर कितना होगा इसकी बात कर रही हूँ। अगर आप में से कुछ बच्चों ने पहले पढ़ रखा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, तो कंफ्यूज मत करिएगा, हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सो जैसे जैसे हम लैटिट्यूड से, इक्वेटर से पोल्स की टुवर्ड्स जाएंगे, ओके, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जाता है ह्यूमिडिटी भी कम होती जाती है। फिर हम आते हैं ऑल्टीट्यूड पे, यानी कि वर्टिकल, सी लेवल है और उससे ऊपर जब आप माउंटेन की तरफ ऊपर जाओगे, तो अब आप बताइए माउंटेन की तरफ आप ऊपर जा रहे हो, है ना, नीचे ज्यादा वाटर कंटेंट था, आप ऊपर जैसे जैसे जाते हो प्रेशर कम होता है हवा का, राइट। तो ऊपर जाते 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 क्या होगा, वाटर वेपर बढ़ेंगे या कम होंगे? जो हवा होती है वो डिस्पर्स हो जाती है, प्रेशर कम होता है, हवा फैलती तो वाटर वेपर भी फैलेंगे। तो एक पार्सल ऑफ एयर में ज्यादा वाटर वेपर रहेंगे या कम रहेंगे? कम रहेंगे। तो ऊपर जैसे आप जाते हो हायर ऑल्टीट्यूड पे, तो जो ह्यूमिडिटी है वो रिड्यूस होती है। एज यू गो अप द हिल,
एज यू गो अप द हिल ह्यूमिडिटी रिड्यूसेस, ठीक है। सो सी लेवल पे ज्यादा होती है, हायर अप एल्टीट्यूड पे कम होती है। समझ में आता जा रहा है, वेरी गुड। लास्ट हम आते हैं प्रिवेलिंग विंड्स। जहां पे सी ब्रीज चल रही है यानी कि ओशन से हवा आ रही है जमीन की तरफ, तो वो मॉइस्ट हवा आएगी, यानी वो यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देगी। जहां पे लैंड ब्रीज चल रही है तो वो ड्राइनेस कॉज कर देगी। तो जो लोकल विंड्स चलती हैं, जो लैंड सी ब्रीज चलती हैं, सीजनल विंड्स चलती हैं, जैसे मानसून विंड्स आई तो मानसून विंड्स अपने साथ मॉइस्चर ले आएंगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, राइट। सो लू आई तो लू अपने साथ ड्राइनेस ले आती है। सो डिपेंड करेगा वहां पे विंड्स किस तरह की चल रही है, लैंड सी ब्रीज चल रही हैं या फिर कौन सी लोकल विंड्स चल रही हैं, उस पर भी ह्यूमिडिटी डिपेंड करेगी। अगर मॉइस्ट विंड आ रही है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ड्राई विंड आ रही है तो ह्यूमिडिटी घट जाएगी। तो ये थे सारे फैक्टर्स विच अफेक्ट ह्यूमिडिटी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अभी ह्यूमिडिटी हमने क्या बोली, जनरल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हवा में कितना है, इन सब फैक्टर्स से कैसे वो अफेक्ट होता है। चलिए शाबाश। अब हम आते हैं ह्यूमिडिटी मेजर कैसे करते हैं। अब ऐसे तो नहीं होगा अरे मुझे चिपचिप फील हो रही है, हाँ भाई ह्यूमिडिटी है, नहीं ना कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं हाइग्रोमीटर। ग से गमला, हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर। और ह्यूमिडिटी ना कभी भी अकेले नहीं मेजर की जाती है, टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है साथ में। क्यों, बाद में बताऊंगी। अनदर इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए वो ये है स्लिंग साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर, सो हाइग्रोमीटर एंड साइक्रोमीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर, ये दो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि यूज किए जाते हैं टू मेजर ह्यूमिडिटी। नाउ ये एक है टॉपिक, सब टॉपिक जो कि कई बच्चों को कंफ्यूज करता है कि भाई जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर किस किस फॉर्म में किया जाता है। ह्यूमिडिटी तो है जो है, उसको मेजर किस किस फॉर्म में आप कर सकते हो। जैसे कि हम वेट की बात करें, हमारे बॉडी वेट की कई जगहों पे, कई कुछ कंट्रीज में एलबी फॉर्म में मेजर करते हैं, कई जगहों पे ग्राम, किलोग्राम में मेजर किया जाता है ना। तो इसी तरह से जो ह्यूमिडिटी है उसको अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। 3 तरीके हैं मेजर करने के। या तो आप उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की तरह मेजर करते हो। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है अभी देखेंगे। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की तरह मेजर करते हो या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की तरह मेजर करते हो, ठीक है। तो ये 3 तरीके हैं मेजरमेंट के, कोई सा भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है दैट इज रिलेटिव, मतलब जो सबसे ज्यादा रिलायबल, मीटरोलॉजिस्ट भी उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड यूज तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी किया जाता है, एब्सोल्यूट भी किया जाता है, बट आपको अमूमन जो रेफरेंस मिलेगा, लाइक आई टोल्ड यू, जब आप वेदर फोरकास्ट देखते हो, जब आप लिखा हुआ देखते हो कि टेम्परेचर बढ़ा तो ह्यूमिडिटी का क्या हुआ, तो जब भी टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में आप ह्यूमिडिटी की बात करोगे ना तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी, 3 तरह से ह्यूमिडिटी को मेजर किया जा सकता है। पहली आती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का क्या मतलब हुआ, अब देखो ये एक एयर पार्सल है, बना लो भाई एयर पार्सल, ओके फाइन। ये एक एयर पार्सल है। इस एयर पार्सल के अंदर कितना मास ऑफ वाटर वेपर है, यानी वेट, इस पूरे एयर पार्सल में, जो कि एक 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का मैंने एयर पार्सल ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, एयर पार्सल क्या हुआ, मतलब एक पूरा हिस्सा मैंने एयर का अलग निकाल लिया एटमॉस्फेयर में से। मान लीजिए पूरा एटमॉस्फेयर का कॉलम था, मैंने एक हिस्सा इसमें से अलग निकाल लिया, अब ये मेरा एयर पार्सल हो गया, ठीक है। अब ये एयर पार्सल मैंने किस साइज का लिया है, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेड्थ का मैंने ले लिया। सो दिस इज 1 मीटर क्यूब का अगर मैंने एक एयर पार्सल पिक किया है, तो उसमें वाटर वेपर का कितना मास यानी कितना भार, कितना वेट है, वो मैंने देख लिया, है ना। और जब मैंने इन दोनों का रेशियो स्टडी कर लिया, रेशियो इन द सेंस मैंने इन दोनों की स्टडी कर ली कि भाई मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर, मास ऑफ वाटर अपॉन वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर पार्सल, जब मैंने ये देखा, यानी ये ग्राम में और ये मीटर क्यूब में, तो ये निकल गई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको और इम्प्रूव करके थोड़ा सा बता देते हैं कि मान लीजिए इस 1 मीटर क्यूब पार्सल ऑफ एयर के अंदर, है ना, ये 3D हो गया, इस 1 मीटर क्यूब पार्सल ऑफ एयर के अंदर मान लीजिए 100 ग्राम वाटर वेपर था, H2O वेपर, है ना, 100 ग्राम वाटर वेपर था। तो अब मेरी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कैसे निकलेगी, 100 ग्राम अपॉन 1 मीटर क्यूब, ठीक है।
तो मैंने ये जब फाइंड आउट किया तो ये हो गई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। समझ में आई बात? दीज आर ओनली मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसके हिसाब से हम ह्यूमिडिटी तक पहुंचते हैं। दूसरा तरीका, अच्छा चलो पहले पढ़ लेते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है जो कि हवा में है। क्योंकि देखो हमने एक पार्सल ऑफ एयर लिया था, उस पार्सल ऑफ एयर को हमने एज इट इज ट्रीट किया, बस उसमें वाटर वेपर कितना ये फाइंड आउट किया ना, उसका भार कितना है। तो जब आपने इस पूरे पार्सल ऑफ एयर में कितना वाटर वेपर है बस ये स्टडी किया तो उसको कहते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना है इस एयर पार्सल में, वो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई, राइट। एंड इसका डेफिनेशन होता है टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर पर वॉल्यूम ऑफ एयर, पर वॉल्यूम ऑफ एयर, ओके। और एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर को वेरिएशंस के साथ में नहीं ट्रीट किया जाता, टेम्परेचर के बदलाव का वाटर वेपर पे कोई असर नहीं पड़ता, ये मान करके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ली जाती है, ठीक है। इट डज नॉट टेक टेम्परेचर इनटू कंसिडरेशन, ये नहीं देखता टेम्परेचर बढ़ेगा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो एब्सोल्यूट का क्या होगा, नो। टेम्परेचर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है और फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ली जाती है। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ग्राम्स पर मीटर क्यूब, ग्राम्स पर मीटर क्यूब की तरह इसको लिखा जाता है। और ऑफ कोर्स ये वेरी करेगी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिल्कुल करेगी भाई, आप ऊपर जाओगे तो वेरी करेगी, लेकिन टेम्परेचर को कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हैं, ओके। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी वेरी करेगी, फिक्स तो हो नहीं सकती। आप बोलो कि मुंबई की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और राजस्थान की सेम होगी, नहीं होगी। वाटर वेपर कितना है, मुंबई में वाटर वेपर ज्यादा होगा, कोस्टल एरिया है, राजस्थान में नहीं होगा, कोस्टल एरिया नहीं है, दिल्ली में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वाटर वेपर का कंटेंट तो वेरी करेगा, लेकिन हम टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे हैं इसको, हम जनरल वाटर वेपर कितना होगा। जैसे मैंने बोला सी लेवल जो है वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा, इंटीरियर ऑफ द लैंड में नहीं होगा। जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा, डेजर्ट एरिया में इतना नहीं होगा, ठीक है। तो हमने जनरली वाटर वेपर की स्टडी की है 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर पार्सल के अंदर, ठीक है। चलिए फिर हम आते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। किस पे आ रहे हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ध्यान दीजिएगा। यही वापस मेरा एयर पार्सल है ना, कितना 1 मीटर क्यूब वाला, वही सेम एयर पार्सल। ओहो हमारा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन गया, चलिए। सो ये अगेन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम वाला एयर पार्सल है मेरा, लेकिन अब मैं क्या स्टडी कर रही हूँ, मैं वेट ऑफ वाटर वेपर इन दिस एंटायर पार्सल वॉल्यूम नहीं स्टडी कर रही हूँ, अब मैं स्टडी कर रही हूँ मास ऑफ वाटर वेपर, इस पूरे एयर पार्सल में कितना वेट है वाटर वेपर का अपॉन वेट ऑफ एयर इन इट। वेट ऑफ एयर, एयर के अंदर क्या आ जाता है, आपके डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे, आपके गैसेस आ जाएंगे, आपके वाटर वेपर भी आ जाएगा, एवरीथिंग। सो अपॉन वेट ऑफ एयर, ठीक है। सो इस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एयर पार्सल में वाटर वेपर का कितना भार है और हवा का कितना भार है, जब मैंने इनका रेशियो स्टडी किया, यानी जो वाटर वेपर का भार है वो भी मैंने ग्राम में ले लिया और हवा का भार भी मैंने ग्राम में या किलोग्राम में ले लिया, ठीक है, ग्राम में या किलोग्राम में, तो इनका जब अब मेरे पास वैल्यू निकल के आएगा वो कहलाएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक। यहाँ पे भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, यहाँ पे भी हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, नहीं, टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। यानी कि जब मैं मुंबई में जाके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी स्टडी करती हूँ तो मैं वहाँ के टेम्परेचर को कंसिडरेशन में नहीं रख रही हूँ। सेम स्टडी में जब राजस्थान में आकर के करती हूँ मैं टेम्परेचर को कंसिडर नहीं करती हूँ कि जब 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, नो। टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, द टेम्परेचर हम कंसिडर नहीं कर रहे, ओके। सो नाउ अब यहाँ पे देखिए टर्म यूज टू एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब कोई भी एक चीज न्यूमरेटर में आएगी, कोई चीज डिनोमिनेटर में आएगी, वेट ऑफ वाटर वेपर। यहां हमने क्या लिया, वेट ऑफ वाटर वेपर, एब्सोल्यूट में भी वेट लिया था, टू द टोटल वेट ऑफ द एयर, वहां पे हमने एब्सोल्यूट में वॉल्यूम लिया था, ठीक है। हमने इस पूरे एयर पार्सल के वॉल्यूम को लिया था, इस बार हमने क्या लिया, इस एयर पार्सल में एयर का कितना वेट है, गॉट इट। तो इंक्लूडिंग वाटर वेपर ऑफ कोर्स। सो इस एयर के वेट में आ जाएगा एयर पार्टिकल, गैसेस, वाटर वेपर, और इसको हमने डिनोमिनेटर में रखे, न्यूमरेटर में क्या रखा, वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर वेपर, स्टेटेड इन ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ मॉइस्चर। अब किलोग्राम में रखो, ग्राम में रखो, आपके ऊपर है। जैसे कि 100 ग्राम अगर वाटर वेपर है ना, 100 ग्राम वाटर वेपर था इस पार्सल में और इसमें हवा का वेट फॉर एग्जाम्पल आया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो हमने 100 अपॉन 1000 ग्राम कर दिया, ये हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ गई। बात समझ में आई, ठीक है, ओके।
इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ वाटर वेपर इन अ यूनिट मास ऑफ मॉइस्ट एयर। यूनिट मास ऑफ मास नहीं होगा, हाँ मास ही होगा ना, इस पूरे पार्सल के अंदर मास है। ठीक है, चलिए ये हम समझ चुके हैं। अगेन इट इज रिटन के मास अपॉन मास वाला कैलकुलेशन इसमें किया जाता है। इट डज नॉट टेक टेम्परेचर इनटू कंसिडरेशन लाइक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यहाँ पे भी टेम्परेचर इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, सो आई होप एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक क्लियर हो गई। एब्सोल्यूट में मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द एयर पार्सल लिया जाता है, यूनिट वॉल्यूम। इसमें मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ एयर पार्सल लिया जाता है, एयर लिया जाता है। Now moving over to the very important and most important rather relative humidity. Relative humidity ही समझने की चीज़ है। जितने भी आपके conceptual questions अगर बनेंगे तो वो relative humidity से बनेंगे, ठीक है? क्योंकि एब्सोल्यूट और स्पेसिफिक में टेम्परेचर वेरिएशन को कंसिडर ही नहीं किया जाता। जो स्टडी कर लिया आपने एग्जैक्ट जैसी है वैसी बता दो। सो रिलेटिव और स्पेसिफिक और एब्सोल्यूट लगभग सेम है। इट्स जस्ट दैट वहाँ मास और वॉल्यूम का स्टडी किया जाता है और स्पेसिफिक में मास और मास का स्टडी किया जाता है। नाउ कमिंग ओवर टू रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कि किसी के कंपैरिजन में, है ना, किसी के रिलेशन में। सो क्या ह्यूमिडिटी है इन रिलेशन टू समथिंग। सो इन रिलेशन टू व्हाट, ये समझिएगा। एट अ गिवन टेम्परेचर, यहां अब हम टेम्परेचर को कंसिडर करते हैं। At a given temperature, say at 30 degree Celsius, at 20 degree Celsius, at 40 degree Celsius, ratio between amount of water vapor actually present, यानी कि water vapor कितना है, ठीक है, in the air mass and the maximum amount that the air mass can potentially hold at that temperature। अब ये समझिएगा, ये वही एयर पार्सल है जो इतनी देर से हम देख रहे हैं, ठीक है, अभी भी ये वही एयर पार्सल है 1 मीटर क्यूब का। अब इस एयर पार्सल के अंदर अभी एट प्रेजेंट कितना मास है वाटर वेपर का, मान लेते हैं 100 ग्राम है, ठीक है, लेकिन ये एयर पार्सल अकोमोडेट कितना कर सकता है, कितना होल्ड कर सकता है। मान लीजिए ये होल्ड कर सकता है 500 ग्राम, ठीक है। तो ये जब हम करते हैं कि अभी कितना वाटर वेपर है, होल्ड कितना कर सकता है, और इसको इनटू कर देते हैं 100 से, बिकॉज ये परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है, तो आपकी आ जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और ये सब हम देखते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जो भी हम लेते हैं, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस एयर पार्सल ने कितना वाटर वेपर होल्ड कर रखा है, या कितना वाटर वेपर इसके अंदर है, और ये पोटेंशियली कितना कर सकता था। और इसका जब हमने परसेंटेज कर दिया तो पता पड़ा कि भाई ठीक है, इसने इतना परसेंटेज होल्ड कर रखा है, राइट। सो यहां पे अगर आप देखोगे, इसको कट करो, काटापीटी करो, सो 20%, ये कितना आएगा 20%। तो यहां पे इस एयर पार्सल की इस कैलकुलेशन के हिसाब से 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, यानी अपनी कैपेसिटी का 20% इसके पास वाटर वेपर है। गॉट इट। और 20% जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है 40 से बिलो यूजुअली अगर होती है तो उसको एरिड कंडीशन बोलते हैं, यानी वाटर वेपर बहुत कम है इस हवा में, तो एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस है, यहाँ पे ड्राई एयर है। ओके, चलिए। नाउ इट इंडिकेट्स, अगले पॉइंट पे आ जाओ, इट इंडिकेट्स अ प्रेजेंट स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रिलेटिव टू मैक्सिमम ह्यूमिडिटी एट द सेम टेम्परेचर। ये लाइन समझ में आई। जब हमने बोला कि इस एयर पार्सल में कितना मास ऑफ वाटर वेपर है, तो ये हम कब स्टडी करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में स्टडी करते हैं। याद आया, एब्सोल्यूट में भी यही कर रहे थे हम कि इस वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना मास ऑफ वाटर वेपर है। तो जब हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्टडी करते हैं इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल ह्यूमिडिटी, इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल ह्यूमिडिटी, उसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। कहने का तरीका अलग कर दिया है बस, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आई, कोई प्रॉब्लम ना। अब थोड़ा कंसेप्ट पे आते हैं, थोड़ा और। टेम्परेचर से इसका कैसा रिलेशनशिप है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। टेम्परेचर से इसका उल्टा रिलेशनशिप है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। कैसे, रटना नहीं है, रटोगे तो तकलीफ होगी, रटोगे तो सीधा सीधा क्वेश्चन ही आंसर कर पाओगे। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे, नोबडी कैन बीट यू देन विथ एनी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछे वो। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर गिवन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ऐसा नहीं कि भाई टेम्परेचर भी वेरी कर रहे हो, वाटर वेपर भी वेरी कर रहे हो, फिर पूछ रहे हो बताओ क्या होगा। कोई ना कोई पैरामीटर तो फिक्स रखना पड़ता है ना। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है और एक एयर पार्सल है, जिस इस डायग्राम से समझ लो, इधर से आ जाओ, ये वाटर वेपर था, मान लो ये 100 ग्राम वाटर वेपर है,
ठीक है, और ये एयर पार्सल है। अब इस एयर पार्सल, ये अभी 10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मैंने हीटअप किया 20 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा, ये एयर पार्सल एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, राइट। लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अभी भी इतना ही, हमने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को छेड़ा नहीं है। तो देखो पहले एयर पार्सल भी इतना था और उसमें अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी पूरा भरा हुआ था, यानी 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे था। 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब इसमें 100 ग्राम वाटर वेपर है और होल्ड भी ये 100 ग्राम कर सकता है, होल्ड भी 100 ग्राम कर सकता है, इंटू 100 कर दो तो ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे, फुल सैचुरेशन के ऊपर है, ठीक है। यानी क्या प्रेसिपिटेट होने वाला है, ये सब समझाऊंगी। जब मैंने हीट अप किया, हवा का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, हवा एक्सपैंड हो गई, तो अब ये वाटर वेपर उतना ही कंटेंट था, लेकिन नाउ व्हाट हैपेंड, देखो हवा एक्सपैंड हुई, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, अब वो और ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ गई है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ गई है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ जाती है, और क्योंकि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ गई है, अब ये जो 100 ग्राम का आपका वाटर वेपर इसके अंदर था वो तो उतना ही है, लेकिन हवा होल्ड कितना कर सकती है, पहले ये वाली हवा तो 100 ग्राम ही होल्ड कर सकती थी, अब मान लीजिए ये हवा 200 ग्राम होल्ड कर सकती है फॉर एग्जाम्पल, तो अब इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। यू गॉट दिस थिंग, कि जैसे आपने हीट अप किया हवा को, वार्म हुई हवा, एक्सपैंड हुई, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर हुए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ी, तो अब वो ज्यादा वाटर वेपर को अकोमोडेट कर सकती है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ वाटर वेपर था अब वो पूरे हवा की कैपेसिटी से कम रह गया है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो चली गई। फिर अगर आपने और हीट अप किया, 30 डिग्री कर दिया, हवा और एक्सपैंड हो गई, और ज्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, तो यानी ये 100 ग्राम तो उतना ही रहा वाटर वेपर, लेकिन अब होल्डिंग कैपेसिटी मान लीजिए 300 ग्राम की बढ़ गई, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, दिस वाटर वेपर अपॉन दी वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी, राइट। तो इस तरह से जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो वो कम होती जाती है। बात समझ में आई? आई रियली होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो आप जो भी लिखा है वो पढ़ लेते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बढ़ती है, यानी अब मैं और मॉइस्चर हैंडल कर सकती हूँ, राइट, और इसलिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है घट जाती है। भाई होल्ड आप इतना कर सकते हो, आपके पास है इतना ही, तो रिलेटिवली आपकी ह्यूमिडिटी कम है ना, रिलेटिवली कम हो गई आपकी ह्यूमिडिटी, ओके। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वेरीज विथ टेम्परेचर ऑफ द एयर, टेम्परेचर बढ़ेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। सो व्हेन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन को, ये पूछे जा सकती है कभी घुमा फिरा के, अगर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कांस्टेंट है यानी कि वाटर वेपर जितना था उतना ही है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, ये वाटर वेपर कितना है, तो जब वाटर वेपर कांस्टेंट है, चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर कैन चेंज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। यही है, ये डायग्राम यही दिखा रहा है, वाटर वेपर उतना ही है, अब आप तापमान बढ़ाओगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, ठीक है, और तापमान कम करोगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तापमान कम किया आपने तो हवा श्रिंक हो गई, हवा श्रिंक हो गई तो उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गई। अभी आपके पास वाटर वेपर है 100 ग्राम, अब आपने जैसे हवा को ठंडा किया, अब वो 100 ग्राम होल्ड करने की पोजीशन पे ही नहीं, उसकी कैपेसिटी 80 ग्राम की हो गई, तो ये जो 20 ग्राम का सरप्लस रहा अब ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में निकल जाएगा। समझ गए? तो हवा जब आप उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर में हवा को ठंडा कर दो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और हवा को गर्म कर दो तो कम हो जाती है। इनवर्स रिलेशनशिप है। व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, यानी कि जितना वाटर वेपर है होल्ड भी उतना ही कर सकती है हवा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई 100%, और इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% अचीव हो जाती है उसको कहते हैं ड्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं? ड्यू पॉइंट। और इस पॉइंट पे हवा को कहते हैं सैचुरेटेड। भाई हम तृप्त हैं, हम जितना होल्ड कर सकते थे हमने उतना वाटर वेपर ले रखा है, अब इससे ज्यादा दोगे तो हम वापस लौटा देंगे। समझ गए? खाना खा रहे हो, भूख लग रही थी, अभी कैपेसिटी है साहब 2 रोटी की, आधी खाइए, आने दो, और आधी भी खा लेंगे, 1.5 खा ली, 2 खाते आप बोलोगे अब खिलाओगे मैं उल्टी कर दूंगी। समझ रहे? तो हवा के साथ भी ऐसा है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, वहां तक तो मैं ले लूंगी, उसके बाद आई विल प्रेसिपिटेट, वो रेन के फॉर्म में करूं, स्नो के फॉर्म में करूं, स्लीट के फॉर्म में करूं, एटसेट्रा। पढ़ेंगे आगे जब प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे। सो व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, हवा होती है सैचुरेटेड। अब इसके बाद कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। बादलों में क्या होता है?
गर्म हवा, पानी था, गर्मी आई, इवेपोरेशन हुआ, ऊपर गए, ठंडक है तो हवा कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ठंडी हो गई ना हवा, है ना, अब ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है तो वो प्रेसिपिटेट या कंडेंस कर देती है। कंडेंसेशन क्या होता है कि गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, या सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकती है, कर सकती है, बताएंगे, क्वेश्चन छोड़ूं एक, चलो बताओ कंडेंसेशन क्या होता है बताओ कंडेंसेशन क्या होता है, बचपन में पढ़ा था, क्या गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गैसियस से सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है कंडेंसेशन के अंदर, बताइएगा। सो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, राइट। तो कंडेंसेशन स्टार्ट होने के लिए दो चीजें रिक्विजिट हैं, है ना, एक होता है कि 100% सैचुरेशन अचीव होना चाहिए, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होनी चाहिए। दूसरा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, क्या है ये चीज, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिलना चाहिए। अब ये क्या होता है, ऐसा सरफेस, ऐसा पार्टिकल जिसपे कि कंडेंसेशन के बाद वो बूंद टिकेगी। गैस है, गैस कहीं तो आकर के सेटल होगी तभी तो बूंद बनेगी ना, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो काम करते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का। तो इसलिए हवा में डस्ट होने भी बहुत ज़रूरी है, जो कि होती है, हमको और प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई अगर होंगे तो ही कंडेंसेशन होगा। गॉट इट। टेम्परेचर एट विच दिस हैपेंस, यानी कि जिस टेम्परेचर पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, यहाँ कट गया है, यहाँ लिखते हैं ड्यू पॉइंट, उस पॉइंट को कहते हैं ड्यू पॉइंट, यानी कि अब ओस बनेगी या अब प्रेसिपिटेशन होगा, अब कंडेंसेशन होगा, समझ गए, ड्यू पॉइंट। चलिए, आई रियली होप यहाँ तक भी सारी कहानी में समझा पाई हूँ आपको। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जो भी बात कर रहे हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की कर रहे हैं, यानी कि कितनी कैपेसिटी अपॉन कितना पोटेंशियल, है ना। अभी कितना वाटर वेपर, नॉट कैपेसिटी सॉरी, कितनी एक्चुअल अभी वाटर वेपर है हवा में और कितना वो होल्ड कर सकती है, इंटू % कर दिया हमने, इंटू 100 कर दिया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो भी वेरी करती है। देखिए स्पेशली, यानी कि ज्योग्राफिकली कैसे वेरी करेगी, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वेरी करती है साहब। वर्टिकली यानी कि जब आप सी लेवल से ऊपर जा रहे हो, है ना। अब जरा सोच के बताएंगे आप मुझे, है ना, फैक्टर्स पढ़ेंगे इससे के बाद, वैसे हम, हाँ फैक्टर्स पढ़ेंगे तभी और बात करेंगे इसके बारे में, फिर भी सोच के बताइए। जब हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी या ज्यादा होगी। अब सोचो, अब टेम्परेचर को आपको कंसिडरेशन में लेकर के आना है। जब आप हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, पहाड़ की चोटी पे मान लीजिए जहां बर्फ जमी हुई है ना, यहाँ बर्फ क्यों है, टेम्परेचर कम है। जब आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम हो रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या होगा, सोच के बताओ। टेम्परेचर कम होता है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, तो ऊपर जो पहाड़ के ऊपर वो जो हायर ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, बिकॉज ठंडी हवा है, होल्ड ही नहीं कर पाती है मॉइस्चर। इस वजह से पहाड़ के ऊपर बारिश बहुत होती है, पहाड़ बारिश करवाते हैं, बारिश होती है, दोनों चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन हायर माउंटेन एरियाज के अंदर बारिश या स्नोफॉल ज़्यादा होती है बिकॉज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई। ठीक है। फिर हॉरिजॉन्टली अगर हम बात करें, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, अगर हम टुवर्ड्स द पोल्स मूव कर रहे हैं क्या होगा, टेम्परेचर के हिसाब से ही चलो। अगर आप पोल्स की तरफ जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, टेम्परेचर कम होता है ना। तो जब टेम्परेचर कम होगा, अगेन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। अब देखो कंफ्यूज मत होना, ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में डिफरेंस है। ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट नॉर्मल ह्यूमिडिटी कि वाटर वेपर में कमी आ रही है, ज्यादा आ रही है। जब आप ऊपर जाओगे तो जो जनरल ह्यूमिडिटी हम बोलते हैं, जिसे आप एब्सोल्यूट भी कह सकते हो, ह्यूमिडिटी ऊपर जाते जाते कम होती है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऊपर जाते जाते बढ़ जाती है। सिमिलरली व्हेन यू मूव फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोल्स, मैं कह रही हूँ फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोल, इक्वेटर वर्ड यूज नहीं ले रही हूं मैं। व्हेन यू मूव फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू पोल्स, क्या होता है, ह्यूमिडिटी जो होती है वो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों, क्या, कैसे, समझो। ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी
रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे क्या होगी? अब सोचिए, नॉर्मल ह्यूमिडिटी तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत आ रही है, ये हम बात कर चुके, इवेपोरेशन बहुत हो रहा है, नमी बहुत ज़्यादा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है साहब, क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट भी बहुत सारे हैं, है ना, फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, टेम्परेचर भी है, वाटर भी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ टेम्परेचर रोल प्ले नहीं कर रहा, पानी भी बहुत ज़्यादा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। जब हम आते हैं ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? ये डेजर्ट एरियाज हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी फॉल होती है। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है, ओपन स्काइज हैं, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ड्रॉप होती है। तो इस एरिया को हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, ह्यूमिडिटी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए, यहाँ पे ट्रेंड हमेशा क्या रहेगा? टेम्परेचर की बात करें तो ट्रॉपिक्स इक्वेटर से भी ज़्यादा गर्म होते हैं, हॉटेस्ट एरिया ट्रॉपिक्स है ना। और क्योंकि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, तो यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, नमी हवा में कम होगी, है ना, क्योंकि यहाँ की एयर बहुत ड्राई है, डेजर्ट एरिया है, खुला आसमान है, तेज धूप है, पूरा लैंड एरिया है, ऐसे आप समझेंगे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कंपेयर टू इक्वेटर रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब जब आप यहां से पोल्स की तरफ मूव करोगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी टुवर्ड्स द पोल्स बढ़ेगी, बिकॉज टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। यहां टेम्परेचर बढ़ रहा था, ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, बाद में कंफ्यूज मत होना। इक्वेटर से जब आप ट्रॉपिक्स की तरफ मूव करते हो टेम्परेचर बढ़ता है, ये हम पहले बात कर चुके हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है। फिर जब आप ट्रॉपिक्स से पोल्स की तरफ जाते हो टेम्परेचर गिरता है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ये सारी बात हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के केस में कर रहे हैं, प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन दिस। जनरल ह्यूमिडिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं टेम्पोरल यानी टाइम बेस्ड, तो सीजनल। अब देखो, समर्स के अंदर और विंटर्स के अंदर बताओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होगी, समर्स में या विंटर्स में? समर्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है ना, तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा है हवा की, ज्यादा वाटर वेपर ले सकती है, राइट। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होगी। जब सर्दियां होती हैं, हवा ठंडी है, उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई, यानी जितनी हवा वो पकड़ सकती है वो कम हो गई है ना, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझ गए होगी तो ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, राइट। तो सीजनल के अंदर समर्स में द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, विंटर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई। अब डायरनल चेंजेस यानी दिन में चेंजेस देखो, कभी देखा है अगर बारिश लेट इवनिंग में या रात को शुरू हो ना, तो सुबह तक चलती ही रहती है, फिर बीच में रुकती नहीं है। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि बीच में रुक जाए। क्यों? पूरी रात बारिश होती रही। सुना कभी हम उठते सुबह पूरी रात ही बारिश हो रही थी? वाई? बिकॉज रात में टेम्परेचर गिरना शुरू होता है, और जब टेम्परेचर गिर रहा है तो होल्डिंग कैपेसिटी तो वैसे ही कम हो रही है हवा की, तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर वेपर है वो उसको गिराती रहती है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में बारिश करती रहती है। सो डे टाइम में या नाइट टाइम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होगी? नाइट टाइम में ज्यादा होगी, बिकॉज टेम्परेचर नाइट में कम होता है, होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, प्रेसिपिटेट आउट कर देती है ये, ठीक है। और डे टाइम में क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है, वार्म एयर होती है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, तो बस काम खत्म, खिलाफत है ना। चलिए अब ये देख लीजिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बेसिस पे कुछ एक तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफाइन की हुई हैं कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 या 80% से ऊपर होती है तो उसको पर ह्यूमिड या वेट कंडीशंस कहा जाता है, कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड है, ये वेट कंडीशंस है यहाँ पे, ओके। 60 to 70% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, सब रिलेटिव की बात की जा रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कि जितना पानी होल्ड कर वाटर वेपर होल्ड कर सकती है हवा, उसका 60-70% होल्ड किया हुआ है उसने अभी, तो ह्यूमिड कंडीशंस कहलाती हैं। 50 to 60 के बीच में सब ह्यूमिड। अब 40 से 50 यानी 50% से नीचे अगर ह्यूमिडिटी है तो वो सेमी एरिड और एरिड के केस में आ सकती है। 50 से 40 के बीच में है तो सेमी एरिड कंडीशंस, यानी कि रेन हो रही है लेकिन कम हो रही है, 40 to 80 सेंटीमीटर की रेन हो रही है। और अगर 40 डिग्री या उससे कम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो एरिड कंडीशंस हैं हवा की, है ना। क्लाइमेटिक कंडीशंस एरिड होंगी, वहां पे रेगिस्तान होंगे वहां पे, और बिलो 40 सेंटीमीटर की रेन देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में? अब ये लास्ट चीज है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, फटाफट से समझ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है।
टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, तो इनवर्स रिलेशनशिप है टेम्परेचर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। ऑल्टीट्यूड, अगर हम पहाड़ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ अगर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ 25 डिग्री है और यहाँ 20 डिग्री है, ऊपर जाते जाते रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, टेम्परेचर गिर रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। ओके, लैटिट्यूड की बात करें, हम समझ चुके हैं ये लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पोल्स की तरफ जाते हुए रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पोल्स की तरफ जाते हुए रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है, इक्वेटर से ट्रॉपिक्स की तरफ आते हुए रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटती है। कारण हम समझ चुके हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर ज्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी ना, जितना ज्यादा वाटर वेपर है उतना ज्यादा हवा के अंदर होगा। तो यानी कि जहां हमने बोला कि लैंड है, लैंड पे 100 ग्राम वाटर वेपर है हवा के अंदर, वहीं पे सी के आसपास हो सकता है 500 ग्राम वाटर वेपर है हवा के अंदर, राइट। कैपेसिटी यहाँ पे भी 1000 ग्राम है और कैपेसिटी हवा की यहाँ पे भी 1000 ग्राम है। तो ये वाली हेयर जो ज्यादा वाटर वेपर वाली हवा थी वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम सी के जितने पास होगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा होगी, सी से जितना दूर होगी उतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। फिर वेजिटेशन कवर बताइए, वेजिटेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वाटर वेपर होंगे, उतनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। ओके, सो बाकी फैक्टर्स वैसे ही हैं, टेम्परेचर जहां जहां अफेक्ट करता है वहां इनवर्स रिलेशनशिप आएगी। अब जो मैं ह्यूमिडिटी कैपेसिटी आपको बोल रही थी उसका क्रक्स यहाँ पे देख लीजिए। सो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी, यानी हवा कितना मॉइस्चर रिटेन कर सकती है। अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी फुल हो गई यानी कि सैचुरेट हो गई हवा, तो अब इससे ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं करेगी, प्रेसिपिटेट कर देगी। तो आपको बारिश दिखती है, आपको ड्यू दिखती है, ओस की बूंदें दिखती हैं, वो दिखती हैं, आपको कोहरा दिखता है, सर्दियों में ही दिखता है, गर्मियों में कोहरा नहीं दिखता, सर्दियों में दिखता है बिकॉज हवा की ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाती है। फ्रॉस्ट दिखती है कई जगहों पे, है ना, तो ये सब तब दिखता है। तो कैपेसिटी ऑफ एयर एट अ सर्टेन वॉल्यूम एट सर्टेन टेम्परेचर, यानी एक वॉल्यूम एक टेम्परेचर पे, टू रिटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, इतने टेम्परेचर पे इतने वॉल्यूम पे कितना मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेंट आप ले सकते हो, वो आपकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो गई। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ एयर। यस, अगर हवा कोल्ड है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है। अगर वार्म एयर है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत है, वाटर वेपर ले सकती है, तो कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए फिर हम आते हैं सैचुरेटेड हवा क्या होती है। तो हवा हैविंग मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है उतना मॉइस्चर ले लिया अगर, तो वो सैचुरेटेड एयर है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है ना। हवा की कैपेसिटी थी 100 ग्राम लेने की, हवा ने ले भी 100 ग्राम रखा है, फुल्ली सैचुरेटेड है, और खाना मत खिलाओ उल्टी कर देंगे, वही वाली सिचुएशन है। तो सैचुरेटेड लेवल ऑफ एयर इज रिलेटेड टू एयर्स, अच्छा रुको ये तो छोड़ो, सैचुरेटेड एयर जब होती है तो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है इक्वल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, और ये तभी होगा जब RH 100% हो जाएगा, तभी हवा सैचुरेटेड होती है। और सैचुरेशन लेवल जो है वो हवा के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, जितनी ठंडी हवा उतना जल्दी सैचुरेट हो जाएगी, जितनी गर्म हवा उतनी देर से सैचुरेट होगी। फिर हम आते हैं ड्यू पॉइंट पे, टेम्परेचर जिस पे कि हवा फुल्ली सैचुरेट होगी उसको ड्यू पॉइंट कहते हैं, यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अचीव होगी। अब ये 2 डिग्री पे भी हो सकता है, ये 1 डिग्री पे भी हो सकता है, -10 पे भी हो सकता है, तो ड्यू पॉइंट वेरी कर सकता है हवा के टेम्परेचर के हिसाब से। सो वो टेम्परेचर जिस पे हवा फुल्ली सैचुरेट होगी उसको कहेंगे हम ड्यू पॉइंट। और ड्यू पॉइंट क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके ऊपर अब ना कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है इस ड्यू पॉइंट को अचीव होती। अब हवा अपने पास नहीं रखेगी, अब उसको जैसे ही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिलेगा वो कंडेंसेशन स्टार्ट कर देगी। एट दिस टेम्परेचर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी अचीव हो जाती है। सो आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। लेसन के अंदर और भी प्लान किया हुआ था कंडेंसेशन और उसके फॉर्म्स, बट आई एम थिंकिंग कि अभी मैं आपको क्लाउड्स में समझा दूँ, बिकॉज आई थिंक टाइम बहुत हो गया होगा। यस, सो वील कंटिन्यू ये कंडेंसेशन वाला पार्ट हम अगले क्लास में लेंगे, और अगले क्लास में हम क्लाउड्स भी पढ़ेंगे,
ठीक है. So we'll study clouds and all forms of condensation in the coming lecture. I hope you understood everything which I taught you in this lecture. Do let me know in the comment section. And Sunday to Sunday हम geography लेकर के आएंगे. ठीक है. Take care. Bye bye.